स्टूडेंट्स, आज हम आपको यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बताएंगे। तो जैसे आप इनके नाम से पहचान रहे होंगे, जो यूनियन ऑफ सेट्स है, यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स को कंबाइन कर देना, उनकी यूनियन। तो वो हो गया यूनियन ऑफ सेट्स। उसमें क्या होगा कि एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स कंबाइन कर दिए, दोनों को एक सेट में लिख दिया, तो वो हो गई यूनियन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेट लिखती हूँ ABCD, दूसरा सेट लिखती हूँ मैं EFGH। तो A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होगा, A के सारे एलिमेंट्स, B के सारे एलिमेंट्स, इन सबको मैं एक ही सेट के अंदर लिख दूँ तो वो A यूनियन B बन जाएगा। A B C D E F G और H हो गया, ये A यूनियन B बन गया। यूनियन मतलब कंबाइन कर देना, यूनाइट कर देना। तो हमारे पास आ गया A यूनियन B का आंसर A B C D E F G H। ये इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमने इसमें लिख दिया। अब यूनियन ऑफ सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर 1, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। इसे हम कम्यूटेटिव लॉ भी कहेंगे। तो आप देखेंगे कि जब हम एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं तो हमें ये तो पहले से ही पता है कि जो ऑर्डर है वो इररिलेवेंट होता है, इमैटेरियल होता है, तो कोई मतलब नहीं होता। तो अगर हम A और B को कंबाइन करेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स जब हम एक ही सेट में लिख रहे हैं, तो चाहे हम पहले A के लिख रहे हैं चाहे B के लिख रहे हैं, आ तो सारे एलिमेंट्स रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मैंने यहाँ पर A यूनियन B लिखा, A के एलिमेंट्स लिखे फिर B के लिख दिए। मान लो मैं लिख दूँ B यूनियन A, तो पहले मैं B के एलिमेंट्स लिख दूँ E F G H, फिर लिख दिया मैंने A B C D। तो ये क्या हो गया, ये दोनों बराबर नहीं है, एक ही जैसे है ना, A यूनियन B और B यूनियन A। ये हो गई इसकी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब कि ऑर्डर इमैटेरियल है, पहले कुछ भी आए, जो आपका ऑपरेशन है उसका आंसर सेम आएगा। अब है दूसरा है A यूनियन B यूनियन C, ये है एसोसिएटिव लॉ। अब उसी का ही एक एक्सटेंशन है। जब हमने दो सेट्स का यूनियन किया तो तीसरा सेट भी उसमें हमने यूनाइट कर दिया, आंसर तो वही आएगा, चाहे आपका ऑर्डर कुछ भी हो। चाहे आप पहले दो को कंबाइन करें और फिर तीसरे को करें, चाहे पहले और तीसरे को पहले कंबाइन करें और फिर दूसरे को करें, तो अंत में आपके पास तीनों ही सेट के एलिमेंट्स होंगे, तो ये आंसर वही होगा। तो A B A, जैसे A B C D था, B था E F G H, E F G H, और C था हमारे पास हमने ले लिया A F G H I J K L, चार एलिमेंट्स इसमें भी ले लिए। A यूनियन B लिख दिया, A यूनियन B, A B C D E F G H, E F G H। फिर हमने किया A यूनियन B को फिर C के साथ यूनाइट कर दिया, तो ये हो गया A यूनियन B यूनियन C। सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर, A B C D E F G H I J K L, ठीक है, ये आ गए। अब हम करें B यूनियन C। B यूनियन C किया हमने, हमें ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, B यूनियन C करेंगे। B यूनियन C हो गया, क्या हो गया, E F G H I J K और L, ठीक है। इसमें हमने A को भी यूनियन बना दिया, A की भी यूनियन बना दी, A के भी सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए, A B C D E F G H I J K और L आ गया। अब ये और ये दोनों बराबर हैं, ये और ये, इनके सारे एलिमेंट्स को आप टैली कर लो, ध्यान से देख लो, आपने ही करा है, आपको पता होगा, सारे एलिमेंट्स वो के वही आ गए। तो ये हो गया हमारे पास, ये ट्रू हो गया, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ये आपके पास आ गई एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद है नंबर 3 है A यूनियन फाई। फाई में क्या होता है,
फाई तो एम्प्टी सेट है, फाई को उसमें यूनाइट करके भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब किसी सेट के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए तो वो जुड़कर भी क्या करेगा, कोई उसमें कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो ए के पास जो हमारे पास हमने पहले ही ए एक लिया था वो था ए बी सी डी लिया था, फाई में कुछ नहीं था, एम्प्टी था, तो ए को हम फाई के साथ कंबाइन करेंगे तो अल्टीमेटली तो हमें ए ही मिलेगा, क्योंकि फाई के पास तो कुछ था ही नहीं, एलिमेंट्स जो है वो तो वही के वही रहेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं इसको। नंबर 4, ए यूनियन ए। अब ए के पास उसी के अपने एलिमेंट्स हैं, उसी को उसके साथ कंबाइन करोगे। अगर आपको उसके साथ ही कंबाइन करना है तो आप क्या करोगे, 2 बार एलिमेंट्स लिखोगे, और 2 बार का तो कोई वो है ही नहीं। हमने स्टार्टिंग में, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में जब सेट्स हमने स्टार्ट किया था तो मैंने ये बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम रिपीट नहीं करते रोस्टर फॉर्म में। रिपीट करने का कोई मीनिंग नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक ही एलिमेंट को एक बार लिखो या 2 बार लिखो, माना उसको एक ही बार जाएगा। तो अगर हम ए को ए के साथ ही यूनाइट कर दें तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वही तो रिपीट होंगे, वो तो हमें रिपीट करने ही नहीं है, यानी कि हमारे पास वापस वही आ गया, ए बी सी डी आ गया, यानी कि ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। ये भी क्लियर हो गया। नंबर 5, अब मैंने आपको यूनिवर्सल सेट बताया था। यूनिवर्सल सेट यानी किसी भी कंटेक्स्ट में एक बड़ा सा सेट जिसके अंदर उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के सारे एलिमेंट्स बिलोंग करें। तो मान लो जैसे हमने ए लिया है, वो हमने अल्फ़ाबेट्स लिए हैं इंग्लिश के, तो यूनियन में हमने ऑल अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया ऑल अल्फ़ाबेट्स, सारे अल्फ़ाबेट्स लिखने की बजाय मैंने ऐसे लिख दिया ऑल अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। ए क्या है, ए बी सी डी। यू को ए के साथ कंबाइन करा तो क्या बन गया, ये ए बी सी डी तो पहले ही अल्फ़ाबेट में आ ही रहे हैं, उन्हें हम रिपीट तो करेंगे नहीं, तो ये क्या हो गया हमारे पास अल्टीमेटली ये यू बन गया। आपकी 5th प्रॉपर्टी भी हो गई, यूनियन से रिलेटेड 5th प्रॉपर्टी भी हमने ख़त्म कर ली। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब है कोई कॉमन एलिमेंट्स, 2 सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो उसका इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कोई एलिमेंट्स जो ए में भी हैं बी में भी हैं, उन दोनों एलिमेंट्स को उन सभी एलिमेंट्स को हम इसमें लिखेंगे। तो फिर हम वो ही कर रहे हैं, हम एक सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यूनियन की प्रॉपर्टी थी उसी तरह से लगभग इसकी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। नंबर 1 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें पहले ए लेना है, ए हमने ले लिया 1 2 3 4, बी ले लिया हमने 2 4 6 8। ठीक है, ए ले लिया 1 2 3 4, बी ले लिया 2 4 6 8। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम ले लेंगे। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, हमने 2 लिख दिया। फिर इसके पास 3 है, इसके पास नहीं है, इसके पास 4 है, इसके पास भी 4 है, वो भी हमने लिख दिया, यानी कॉमन एलिमेंट्स हमने लिख दिए। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, 2 4 आंसर आ गया। अब हम बी इंटरसेक्शन ए लिखें तो बात वही है, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, नंबर तो वही के वही कॉमन ही रहेंगे। अब फिर से अगर हम इन दोनों में देखें तो 2 और 4 ही तो आ रहा है, तो ये दोनों बराबर हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 1 आपकी प्रूव हो गई। नंबर 2 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जो हमने ये किया है हम इसी को एक्सटेंड कर देते हैं। हमने सी ले लिया, एक सी में हमने लिया 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5 ले लिया। तो हमारे पास पहले ए इंटरसेक्शन बी था, ए इंटरसेक्शन बी क्या था हमारे पास 2 4 था,
2 3 4 5 की जगह हमने 2 3 5 ले लिया, चलो ठीक है। अब हमने किया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सी क्या है 2 3 5। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है 2, ठीक है। अब हमने किया बी इंटरसेक्शन, दूसरा है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी निकालना है हमें। बी इंटरसेक्शन सी निकालो। बी और इंटरसेक्शन सी में दोनों में क्या नंबर कॉमन है हमारे पास, केवल 2 है, 2 और 2 है, बाकी तो इसके पास 3 5 है, इसके पास 4 6 8 है, तो यहाँ आ गया 2, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या करेंगे बी इंटरसेक्शन सी में तो 2 ही है बस हमारे पास, और इसका इंटरसेक्शन हम ए के साथ कर रहे हैं, 2 इसमें भी है, 2 हमारे पास कॉमन आ गया। अब ये और ये आंसर बराबर हैं, तो इस तरह आपकी सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये और ये दो बराबर हैं, ये आपकी एसोसिएटिव लॉ भी प्रूव हो गई। नंबर थर्ड है, नंबर थर्ड में तो कुछ भी नहीं है भैया, नंबर थर्ड तो बहुत ही आसान है। उसमें क्या है, फाई के साथ इंटरसेक्ट करना है आपको। फाई के साथ जिसके पास कुछ है ही नहीं वो देगा क्या कॉमन किसी को, तो वो 0 ही रहेगा भैया कॉमन किसी का भी। ए के पास तो ये सब कुछ था, फाई के पास तो कुछ है नहीं, खाली है। जब खाली है तो वो कुछ देगा ही नहीं, आंसर क्या होगा, फाई होगा, फाई। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। नंबर 4 ए इंटरसेक्शन ए, ये भी एक क्लियर ही बात है कि आपके पास कुछ है, आप अपने ही साथ शेयर करोगे तो आप तो सब कुछ ही शेयर कर लोगे ना। आपके पास जो है वही आप अपने साथ शेयर कर रहे हो, तो जो एलिमेंट्स आपके पास हैं वो तो आपके कॉमन ही है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, जब सेट अपने आप के साथ ही इंटरसेक्ट कर रहा है तो आंसर क्या होगा, ए इंटरसेक्ट ए इक्वल टू ए ही होगा। नंबर 5, इस लॉ को आइडेम्पोटेंट लॉ भी कहते हैं। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट लॉ ऑफ यूनियन सेट्स है, ठीक है। अब है नंबर 5, नंबर 5 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इन्होंने देखो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ पर सब कुछ इंटरसेक्शन नहीं है, यहाँ पर यूनियन का भी यूज है। तो दो सेट्स को जब हम यूनाइट कर देते हैं और फिर हम उसमें इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो ये इक्वल टू इसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसे हम प्रूव करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे फिर हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी कर देते हैं। बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी कर दिया हमने, तो ये हो गया हमारे पास 2 3 4 5 6 और 8 हो गया। फिर हमने किया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी के साथ ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो देखो इसके पास 1 है, इसके पास नहीं है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास भी है, इसके पास 4 है, इसके पास भी है, उसके बाद इसके पास ख़त्म हो गया, इसके पास अभी भी है, तो हमारे पास कॉमन ये आ गया। ये तो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, इसको लिख दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा आ गया जी भैया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये जो ये रेफर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये थी हमारे पास, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमने निकाल नहीं रखी, चलो हम निकाल लेते हैं उसको। ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कितना होगा, ए और सी 2 है भाई हमारे पास, 2 लिख दिया। इन दोनों में केवल 2 ही कॉमन है ना, ए इंटरसेक्शन बी ना सॉरी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी में 2 और 3 कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी सी, ए में और सी में आप देखो 2
और 3, 2 और 3, बाकी इसके पास 4 है, 1 है, इसके पास 5 है, तो 2 3 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों आ गया कॉमन, ये 2 3 आ गया आपके पास। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी ये था 2 4, ए इंटरसेक्शन सी क्या है? ये है 2 3, 2 4 और 2 3 को कंबाइन कर दो, क्या बनेगा? 2 3 4, क्योंकि जो एलिमेंट्स है उन्हें हमें रिपीट तो करना ही नहीं है, तो 2 2 बारी हम लिखेंगे नहीं, 2 3 4 आ जाएगा, 2 3 4 हो गया। ये और ये बराबर है, इस तरह से ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 या लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 यानी कि राइट हैंड साइड कह लो इसको। ये दोनों कंबाइन हो गए, 1 इज इक्वल टू 2 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या है? यूनिवर्सल सेट के साथ इसका इंटरसेक्शन है ए का। यूनिवर्सल सेट मतलब उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे ए में हमने 1 2 3 लिया है, तो यूनिवर्सल सेट इसका कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर, इंटीजर या रियल नंबर भी हो सकता है। रियल नंबर में भी तो नेचुरल नंबर्स आते ही हैं, तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है, तो उसमें तो ए आएगा ही, उसके सारे एलिमेंट्स भी आएंगे ही। तो अगर हम ऐसा लिख दें, मान लो नेचुरल नंबर हमने इसका वो ले लिया, तो इंटरसेक्शन करेंगे हम ए का, तो वापस हमें ये सारे नंबर्स तो कॉमन इंटरसेक्शन में आ ही जाएंगे, 1 2 3 4। तो ये क्या है? ये ए है, तो आपके सामने आ गई ये लॉ ऑफ यू भी हमने प्रूव कर दी, u इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू a प्रूव कर दिया। तो आपके पास अब यूनियन और इंटरसेक्शन की ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिफाइन कर दी। अब हम करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम की फॉर्म में सेट्स और यूनिवर्सल सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताया गया है। सिंपल है, उसके बस एक ही बात है कि जो यूनिवर्सल सेट है हम उसे एक स्क्वायर की फॉर्म में, और जो उसके अंदर सेट्स बिलोंग करते हैं उन्हें हम सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे एक यू ले लिया हमने, ये हमने बना लिया एक बड़ा सा स्क्वायर, ये हमारे लिए हो गया यूनिवर्सल सेट यू, ये हो गया यूनिवर्सल सेट यू। और दो सेट है हमारे पास, एक ए है और एक बी है, तो एक सिंपल सर्कल ड्रॉ करके, मान लो हमने केवल ए लिया, तो एक सिंपल सर्कल ड्रॉ करके हम ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये हो गया ए। ये हमें डायग्राम ये बताता है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें सारे एलिमेंट्स हैं और उसमें से थोड़े से पार्ट का ये सेट है, तो ये जो सेट है ए यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करता है। अब वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन और यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं वो भी आपको अभी बता देती हूँ। मान लो हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। अब कई बार ऐसा होता है कि हम वैसे कहते हैं यही हैं कि सर्कल से डेनोट करते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, पर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में इधर उधर लिखे हैं, तो हम उन्हें कवर करने के लिए इलोंगेटेड भी बना देते हैं। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर वैसे आइडियली हमेशा सेट जो है वो सर्कल से ही रिप्रेजेंट करा जाता है। तो ये हो गया ए बी। मान लो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है यू। ए और बी हमें इसमें शो करने हैं और उनका हमें यूनियन शो करना है। यूनियन का क्या मतलब हुआ? यूनियन का मतलब ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट वो हमें यूनिवर्सल सेट में शो करने हैं। तो हमने सेट बनाया, ये दूसरा सेट इसको छू रहा है, इसके अंदर आ रहा है, कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी हमारे पास कोई ऐसे एलिमेंट्स तो है नहीं, हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, हम एलिमेंट्स के बेसिस पर इसे रिप्रेजेंट करते हैं वैसे। तो ये हमने किया, ए हो गया, बी हो गया, ये हमने बस बीच में थोड़ा सा ओवरलैप कर दिया ताकि हमें प्रेजेंटेशन में आसानी हो। और हमने इसे कर दिया शेड इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये है हमारा ए यूनियन बी, यानी ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स। तो ये हमारा शेडेड पोर्शन है। हमने यहाँ पर नीचे बता भी दिया कि जिस तरीके से ये हमने रिप्रेजेंट करा है, ये ऐसे चेक बना दिया, शेडेड बना दिया, ये हमारा ए यूनियन बी है। यहाँ पर हमने आपको ये बता दिया कि ये ए यूनियन
बी है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी भी बना सकते हैं। हमने यूनिवर्सल सेट के लिए स्क्वायर बनाया, 2 सर्कल ड्रॉ करे ए, दूसरा सर्कल ड्रॉ करा बी। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन नंबर्स होते हैं जो ए में भी हैं और बी में भी। इसमें कोई एक कॉमन पार्ट दिख रहा है जो ए के अंदर भी आ रहा है और बी के अंदर भी आ रहा है, वो है ये बीच वाला पार्ट। यही हमारा इंटरसेक्शन है। इसको हम ब्लैक कर रहे हैं, शेड कर देते हैं। ये जो है ये पार्ट हमारा है ए इंटरसेक्शन बी, और हमने इसको बता दिया कि हमने भैया इसको शेड कर रखा है ताकि समझने में हो जाए आसानी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया ए यूनियन बी। वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी को हमने रिप्रेजेंट करना अब सीख लिया। एक टॉपिक और है हमारे पास, उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 आएगी। उससे पहले मैं आपको वो भी समझा देती हूँ, वो भी आसान है, उसमें भी कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। वो है डिफरेंस। वेन डायग्राम तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नाउ डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है, जैसे डिफरेंस किसको कहते हो आप, सब्ट्रैक्शन को कहते हो। सब्ट्रैक्शन का मतलब कुछ पार्ट आपने निकाल दिया उसमें से। तो इसी तरह से ए माइनस बी का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स बी के ए में हैं उन्हें हम निकाल देते हैं। तो ऐसा सेट जिसमें कि जो एलिमेंट्स हैं वो ए में तो हैं बी में नहीं हैं, वो होगा ए माइनस बी। इसको समझने में थोड़ा सा एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी। हम इस सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ए एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और बी लेते हैं हम, बी ले लिया हमने 2 4 6 8, 2 4 6 और 8 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने इन दोनों को हटा दिया। ये एक एग्जाम्पल इसमें गिवन है, मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एनसीईआरटी की बुक में से। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 लिया, b इज इक्वल टू 2 4 6 8 लिया। तो जब हमने a माइनस बी निकाला तो हम क्या करेंगे कि जो b के एलिमेंट्स हैं उनको a में से हटा देंगे और a के बाकी एलिमेंट्स को अनटच्ड ही रखेंगे। तो इसमें 2 4 6 8, 2 4 और 6 को हटा देंगे। जो b के एलिमेंट्स हैं वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गए, निकल गए। तो a के पास क्या बचा, 1 3 5, ये है a माइनस बी। अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि b के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं अलग से और भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने हटा दिए। अब जब हम कहेंगे a माइनस बी, तो a माइनस बी में हम a में देखेंगे b के कौन से एलिमेंट्स हैं उन्हें हटा देंगे। और जब हम कहेंगे b माइनस a, तो हम b में देखेंगे 2 4 6 8 में a का कौन सा एलिमेंट है उसे हटा देंगे। तो वो क्या है, हमारे पास है 2 4 6 8, 2 4 6 को हटा देंगे क्योंकि ये a में बिलोंग करते हैं। a के एलिमेंट्स को तो हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है ना, तो b माइनस a क्या हो गया, 8 बचा, क्योंकि 2 4 6 जो है वो a में भी है और वो तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया b में से। तो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हटा दिए तो 8 बचा। एक और बात है कि a माइनस बी इज नेवर इक्वल टू b माइनस ए। कोई एक्सेप्शनल केस होता होगा तो होता होगा, पर ऐसा नहीं होता जनरल वे में कि a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के इक्वल हो। एक एग्जाम्पल और बता दूं, v इज इक्वल टू a e i o u, b इज इक्वल टू a i k u। तो v माइनस बी क्या होगा, अब v के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें a के एलिमेंट्स देखो कौन कौन से आ रहे हैं, a आ रहा है, a को नहीं लिखेंगे, e आ रहा है नहीं, e तो आ गया यहाँ पे, i आ रहा है, i को छोड़ दिया, o आ रहा है नहीं, o लिख दिया, u आ रहा है
हाँ भाई यू भी आ रहा है, तो ये बन गया v माइनस बी इज इक्वल टू ई ओ। b माइनस वी क्या बनेगा? अब इसमें देखो a, इसका हम इसके एलिमेंट्स देखना शुरू करते हैं। a आ रहा है, हाँ आ रहा है, छोड़ दो। i आ रहा है, हाँ आ रहा है, उसको भी छोड़ दो। k आ रहा है, नहीं k तो लिख दिया। u आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये आ गया k। तो v माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस वी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.4 बताऊंगी। मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास एजुकेशनल वीडियोस पहुंचती रहें, और इसी तरह से आप बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू।